While watching the $10 crore मूवी ओपनहाइमर, आई वॉज वंडरिंग कि जो जे रॉबर्ट ओपनहाइमर थे उन्हें कभी भी नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं मिला, जबकि वो फादर हैं एटॉमिक बॉम्ब के और क्रिएट किया था पहला न्यूक्लियर वेपन। क्यों उनके जो अकम्पलिशमेंट्स हैं उन्हें कभी भी उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली जितनी कि मिलनी चाहिए थी? इसका एक और सबसे बड़ा रीज़न है, वो है उनका जो सिक्योरिटी क्लियरेंस था वो रिवोक कर दिया था यूएस ने, और इसका रीज़न था उनके पास्ट एसोसिएशन। और ये जो प्रोसीडिंग्स थी, इट टेक्निकली एंडेड द करियर ऑफ द पर्सन जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पूरे वर्ल्ड के अंदर एक एटॉमिक बॉम्ब। आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे ओपनहाइमर की, उनके अकम्पलिशमेंट्स की और उस केस की, उस प्रोसीडिंग की जिसने टेक्निकली उनके करियर को फिनिश कर दिया। जे रॉबर्ट ओपनहाइमर जो कि बॉर्न हुए थे 22 अप्रैल 1904 के अंदर, ही वॉज एन अमेरिकन फिजिसिस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स इन द 20th सेंचुरी। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर केमिस्ट्री पढ़ी थी और उसके बाद उन्होंने पीएचडी की थी इन फिजिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगन इन जर्मनी। और जब वो यूरोप में थे तो उन्होंने काफ़ी सारे रिनाउंड फिजिसिस्ट के साथ काम किया था, जैसे कि मैक्स बॉर्न एंड वॉल्फ्गैंग पॉली, डीपनिंग हिज नॉलेज इन थ्योरेटिकल फिजिक्स। और बाकी सब इंस्टीट्यूट्स के अंदर रिसर्च करने के बाद उन्होंने फाइनली ज्वाइन किया डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन बर्कले और बन गए थे प्रोफेसर इन 1936। सो वी कैन सी कि यूएस पहुंचने के बाद ओपनहाइमर ने काफ़ी सारी अकेडमिक पोजीशंस जो हैं वो हेल्ड की थी एज अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड द कैलिफोर्नियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उन्होंने काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे टू थ्योरेटिकल फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, विच अर्नड हिम अ रेपुटेशन as one of the leading minds in the field। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ तो जो ओपनहाइमर का करियर था, इट टूक अ ड्रामेटिक टर्न। 1942 के अंदर ही वॉज अपॉइंटेड एज द साइंटिफिक डायरेक्टर ऑफ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जो कि एक टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव था ताकि एक एटॉमिक वेपन डेवलप किया जा सके। अगर हम मैनहट्टन प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एक टॉप सीक्रेट रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था जिसे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर स्टार्ट किया गया था बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, और इसका गोल था कि डेवलप किया जा सके एक न्यूक्लियर वेपन, पर्टिकुलरली द एटॉमिक बॉम्ब। इसे इनिशिएट किया गया था 1939 के अंदर एंड इट ब्रॉट टुगेदर सम ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड मिलिट्री पर्सनल्स, ताकि वो इस मॉन्यूमेंटल टास्क पे काम कर सकें। और इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जो जे रॉबर्ट ओपनहाइमर थे उन्हें अपॉइंट किया गया था एज द साइंटिफिक डायरेक्टर ऑफ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट इन 1942 एंड एज अ प्रोजेक्ट लीडर उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था इन ओवरसीइंग द साइंटिफिक एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। उनका जो काम था, उनका जो टास्क था, इट वॉज टू ब्रिंग टुगेदर द ब्राइटेस्ट माइंड इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग एंड मेटलर्जी, ताकि सब लोग साथ में कोलैबोरेटिवली काम कर सकें ऑन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो हम देख सकते हैं कि जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि बिल्ड किया जा सके एक ऐसा फंक्शनल एटॉमिक बॉम्ब, एक ऐसा वेपन जिसके पास अनप्रेसिडेंटेड डिस्ट्रक्टिव पावर हो। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट था, इट हैड 3 मेजर रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइट्स, जिसमें सबसे पहला है लॉस एलामोस लेबोरेटरी। ये जो लेबोरेटरी है, इट लोकेटेड इन न्यू मैक्सिको एंड इट सर्व्ड एज द प्राइमरी साइट फॉर द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। और यहीं पर ओपनहाइमर लेड अ टीम ऑफ साइंटिस्ट जो कि काम करते थे ऑन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉम्ब्स डिज़ाइन और इंश्योर करते थे कि ये जो बॉम्ब है इट वुड बी बोथ फिजिबल एंड इफेक्टिव। दूसरी साइड थी ओक रिज। तो ये जो ओक रिज फैसिलिटी है, इट वॉज लोकेटेड इन टेनेसी विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनरिचिंग यूरेनियम, जो कि एक क्रूशियल कंपोनेंट था फॉर द एटॉमिक बॉम्ब। और इसके लिए जो उन्होंने प्रोसेसेस यूज़ किए थे, इट वाज कॉल्ड गैसियस डिफ्यूजन एंड लेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके हाईली एनरिच्ड यूरेनियम। लास्ट साइट इज हैनफोर्ड साइट विच इज सिचुएटेड इन वॉशिंगटन स्टेट। तो ये जो हैनफोर्ड साइट थी, इसका फोकस था ऑन द प्रोडक्शन ऑफ प्लूटोनियम, जो कि एक और एसेंशियल मटेरियल था फॉर मेकिंग द बॉम्ब। और इस साइट पर यूज़ किए गए थे न्यूक्लियर रिएक्टर्स ताकि प्रोड्यूस किया जा सके प्लूटोनियम को थ्रू द इरेडिएशन ऑफ यूरेनियम। एंड फाइनली आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ इंटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने सक्सेसफुली प्रोड्यूस किए 2 एटॉमिक बॉम्ब्स विच वॉज नेम्ड लिटिल बॉय एंड फैट मैन। और ये जो 2 बॉम्ब्स थे, इट वर ड्रॉप्ड ऑन दी जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड वॉर 2 था वो इफेक्टिवली एंड हो गया।
और हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर इन बॉम्ब्स के गिरने के बाद क्या हुआ था, क्या आफ्टर इफेक्ट्स हुए थे, वो हम सभी जानते हैं। सो वी कैन सी कि ओपनहाइमर की जो लाइफ है वो इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट की वजह से काफ़ी चेंज हो गई, ट्रैजिक टर्न ले लिया, क्योंकि ओपनहाइमर का जो कंट्रीब्यूशन है टू साइंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक वेपन्स ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इसकी वजह से इट स्पार्क्ड कॉम्प्लेक्स एथिकल एंड मॉरल डिबेट्स अबाउट द यूज एंड कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और वॉर के बाद वो बन गए थे एन एडवोकेट फॉर इंटरनेशनल कंट्रोल ऑफ एटॉमिक वेपन्स एंड आर्म्स कंट्रोल। लेकिन मैनहट्टन प्रोजेक्ट के सक्सेस के बाद भी ओपनहाइमर को कभी भी उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली, बल्कि वो लीगल प्रोसीडिंग्स में फंस गए बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो उनके इस फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर वेपन के क्रिएशन की वजह से जो वर्ल्ड वॉर 2 है वो तो एंड हो गया था, लेकिन इसके बाद स्टार्ट हुआ था कोल्ड वॉर, और उसी के स्टार्ट होने के साथ साथ ओपनहाइमर का जो सिक्योरिटी क्लियरेंस था इट केम अंडर सिक्योरिटी ड्यू टू हिज पास्ट एसोसिएशंस विद लेफ्ट विंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स विद सस्पेक्टेड कम्युनिस्ट टाइज। सो ओपनहाइमर की जो लॉयल्टी है उसके ऊपर डाउट्स रेज किए गए थे इन 1930s जब वो मेंबर थे ऑफ न्यूमरस कम्युनिस्ट फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड वाज एसोसिएटेड विद कम्युनिस्ट पार्टी यूएसए मेंबर्स इंक्लूडिंग हिज वाइफ एंड हिज ब्रदर। उनकी ये जो एसोसिएशंस थी इसके बारे में वहाँ की जो आर्मी काउंटर इंटेलिजेंस है उन्हें पता था एट द टाइम व्हेन ही वाज मेड द डायरेक्टर ऑफ द लॉस एलोमस लेबोरेटरी इन 1942 एंड द चेयरमैन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल जनरल एडवाइजरी कमिटी ऑफ द AEC इन 1947। और ये पोजीशन पाने के बाद जो ओपनहाइमर थे वो इन्वॉल्व हो गए इन द ब्यूरोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्मी एंड एयरफोर्स ओवर द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जिसकी कंट्री को ज़रूरत है। इसके अलावा टेक्निकल कॉन्फ्लिक्ट भी सामने आई बिटवीन दी साइंटिस्ट over the feasibility of hydrogen bomb and personal conflict with AEC Commissioner Louis Strauss. So इन सारी conflicts और problems के बाद 1954 के अंदर ओपनहाइमर को जो सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली हुई थी उसे रिवोक कर लिया गया था by the Atomic Energy Commission after a highly controversial hearing. ये जो hearing है it is known as the Oppenheimer Security Hearing which was convened to investigate his loyalty and potential security risk. इस hearing के अंदर आर्ग्यू किया गया था कि जो ओपनहाइमर के पास्ट एफिलिएशंस और कनेक्शंस हैं इट मेक्स हिम ससेप्टेबल टू एस्पियोनेज। इसका मतलब ये है कि जो ओपनहाइमर है वो लीक कर सकते हैं सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू कम्युनिस्ट एजेंट्स। ये जो पूरी हियरिंग थी इट वाज डिवाइसिव एंड इमोशनल इवेंट, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे जो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स थे वो डिफेंड कर रहे थे ओपनहाइमर के कैरेक्टर को and his loyalty towards the United States, while many others saw him as a potential security threat. लेकिन एंड में जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन था उसने डिसाइड किया टू स्ट्रिप Oppenheimer of his security clearance and effectively it ended his involvement in government nuclear research and policy. बट इस डिसीजन को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था बिकॉज मैनी पीपल इन द साइंटिफिक कम्युनिटी एंड द पब्लिक व्यूड दिस डिसीजन एज एन अनफेयर पनिशमेंट फॉर अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट जिन्होंने इमेंसली कंट्रीब्यूट किया था कंट्री के अंदर ड्यूरिंग द वॉर टाइम। और इसके साथ साथ इस केस ने क्वेश्चंस रेज किए थे अबाउट द बैलेंस बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड इंडिविजुअल फ्रीडम्स as well as the potential chilling effect on scientific research and intellectual freedom. लेकिन अगर हम ओपनहाइमर की बात करें तो इस सिक्योरिटी क्लियरेंस के रिवोक होने के बाद उनका जो रोल था गवर्नमेंट और पॉलिसी के अंदर वो ख़त्म हो गया और उन्होंने अपने आप को कट ऑफ कर लिया था फ्रॉम हिज फॉर्मर करियर एंड द वर्ड ही हैड हेल्प टू क्रिएट। बट लेटर ऑन ओपनहाइमर की जो रेपुटेशन थी इट वॉज पार्टली रिहेबिलिटेटेड बाय प्रेसिडेंट्स जॉन एफ कैनेडी एंड लिंडन बी जॉनसन फॉर अ ब्रीफ पीरियड जब साइंटिस्ट को व्यू किया जाता था एज पब्लिक पॉलिसी प्रीस्टहुड। And finally, on 16 December 2022, United States Secretary of Energy जेनिफर ग्रैनहॉम उन्होंने नलिफाई कर दिया 1954 का डिसीजन बाय सेइंग दैट इट हैड बीन द रिजल्ट ऑफ अ फ्लॉड प्रोसेस और अफर्म किया दैट ओपनहाइमर वाज लॉयल। सो दिस वाज ऑल अबाउट ओपनहाइमर। आई होप दिस information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.